नमस्ते। आज हम एक ऐसे आइडिया पर बात करने वाले हैं जो सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे। द आर्ट ऑफ लेजीनेस, यानी आलस की कला। एक किताब की समरी है ये। और ये उस सोच को सीधी चुनौती देती है जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि भाई सफलता चाहिए तो बस कड़ी मेहनत करो और कुछ नहीं। हाँ, बिल्कुल। ये जो धारणा है कि आलस एक कला हो सकती है, ये अपने आप में काफ़ी मतलब सोचने को मजबूर करती है। हम तो एक ऐसे कल्चर में हैं जहाँ बस खटते रहो, बिज़ी रहो, इसी को अच्छा माना जाता है। मेहनत की पूजा होती है एक तरह से, जो ठीक भी अपनी जगह। पर ये किताब का सार हमें सोचने को कहता है कि क्या इस दौड़-भाग में हम कुछ ज़रूरी चीज़ चूक रहे हैं? हाँ, और शायद यही वो चीज़ है जहाँ से हम आज की चर्चा शुरू कर सकते हैं। ये जो किताब का सारांश है वो कहता है कि आलस अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, बल्कि ये जिंदगी को आसान, ज़्यादा क्रिएटिव और हाँ, ज़्यादा असरदार बनाने का एक तरीका हो सकता है, एक टूल। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। कैसे सोच समझकर अपनाया गया आलस या कह लें आराम हमारी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को बढ़ा सकता है, और वो कैसे हासिल करें जो सब चाहते हैं, कम मेहनत ज्यादा नतीजा। तो चलिए खोलते हैं इस आइडिया को। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, ये सोच कि आलस एक कला है, ये काफी दिलचस्प है। हम अक्सर मेहनत को बहुत ग्लोरीफाई करते हैं, है ना? लेकिन शायद हम कुछ जरूरी बात नजरअंदाज कर रहे हैं। सही। और यहीं से पहला पॉइंट आता है, स्मार्ट काम बनाम कड़ी मेहनत। समरी साफ कहती है कि बस घंटों तक लगे रहना बिना सोचे समझे ये हमेशा बेस्ट तरीका नहीं होता। हाँ, ये बहुत पते की बात है। मतलब कितनी मेहनत की इससे ज्यादा जरूरी है कि मेहनत किस दिशा में की। क्वालिटी क्या थी उस मेहनत की। आप कितनी एनर्जी लगा रहे हैं वो उतना मैटर नहीं करता जितना कि वो एनर्जी कहाँ और कैसे लगा रहे हैं। हम्म। ये समरी इसी पे जोर देती है। सही दिशा में, सही तरीके से, थोड़ी सी एनर्जी लगाकर भी बड़े रिजल्ट्स मिल सकते हैं। जैसे कोई उदाहरण। हाँ, सोचिए एक भारी दरवाजा है। हम्म। आप पूरी ताकत लगाकर उसे बीच में से धक्का दे रहे हैं। हम्म। घंटों लगे हैं, हम्म। शायद हिले भी ना। हम्म। लेकिन अगर आपको पता हो कि हैंडल कहाँ है या कब्जा किधर है, तो आप बहुत कम ताकत से सही जगह पर उसे खोल सकते हैं, है ना? अरे वाह, ये दरवाजे वाला उदाहरण तो एकदम क्लियर कर देता है बात को। तो ये सिर्फ मेहनत की बात नहीं, पहले रुककर सोचने की बात है कि सबसे असरदार तरीका क्या है, हम्म। कहाँ एफर्ट लगाएं। बिल्कुल, यही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। अपनी एनर्जी को एक कीमती चीज की तरह देखना, उसे बेकार नहीं करना। इसमें एनालिसिस आता है। क्या मैं सही प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं? क्या इसे करने का कोई आसान तरीका है? ये एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों का मेल है। मतलब कम साधनों में काम करना और सही काम करना, जिससे नतीजा मिले। तो ये जो स्ट्रेटेजिक आलस की बात है, ये असल में हमें यही सोचने को कह रहा है कि कैसे कम करके ज्यादा पाया जाए। हाँ, एक तरह से कम एफर्ट में ज्यादा इम्पैक्ट। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के टाइम में जहां मल्टीटास्किंग और हमेशा ऑन रहने का प्रेशर है। और ये हमें अगले पॉइंट पर लाता है, आराम का महत्व। ये समरी लगातार काम से होने वाली थकान, स्ट्रेस और काम की क्वालिटी गिरने के खिलाफ है और आराम पर बहुत जोर देती है। यहाँ बात थोड़ी और पेचीदा हो जाती है, क्योंकि आराम को तो अक्सर लोग टाइम वेस्ट मानते हैं, अनुत्पादक। हाँ, और यही वो सबसे बड़ी गलतफहमी है जिसे ये किताब चुनौती देती है। आराम का मतलब सिर्फ फिजिकल थकावट मिटाना नहीं है, वो तो है ही। लेकिन ये समरी बताती है कि आराम हमारे दिमाग और शरीर दोनों के लिए एक रिचार्ज प्रोसेस है। जब हम लगातार काम करते हैं, खासकर दिमागी काम, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति, जैसे फोकस, नई चीज सीखना, फैसले लेना, क्रिएटिव सोचना, ये सब धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं। अच्छा, जैसे दिमाग की बैटरी डाउन हो जाती है हाँ, और आराम उसे चार्ज करता है। एकदम सही पकड़ा, बिल्कुल वैसे ही। बिना रेगुलर और ठीक ठाक आराम के हमारी प्रोडक्टिविटी घटती है, गलतियां ज्यादा होती हैं, फैसले उतने सही नहीं होते हैं। तो ये समरी कहती है कि आराम को काम से अलग कोई लग्जरी या ऑप्शनल चीज मत समझो। ये लगातार अच्छा परफॉर्म करने के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट। ये अच्छा शब्द है। हाँ, जैसे कि एथलीट को रिकवरी चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग को भी इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने, कनेक्शन बनाने, फ्रेश होने के लिए डाउन टाइम चाहिए। और ये सिर्फ रात की नींद नहीं है। दिन के बीच में छोटे ब्रेक्स, वीकेंड पर काम से बिल्कुल कट जाना, ये सब इसमें आता है। ये नजरिया तो आराम को देखने का तरीका ही बदल देता है। मतलब ये पैसिव नहीं, एक्टिव मेंटेनेंस है। और शायद इसी सोच से वो सबसे चौंकाने वाला दावा आता है कि क्रिएटिविटी अक्सर तब आती है जब हम एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते, जब हम आराम में होते हैं, आलसी होते हैं। किताब कहती है
कि इतिहास में बड़े बड़े आइडियाज, आविष्कार, कला, ये सब खाली या आराम के पलों में ही उपजे हैं, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हम तो सोचते हैं आइडिया के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये विरोधाभास ही इसे मजेदार बनाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं तो ये बात न्यूरोसाइंस से भी जुड़ती है। जब हमारा दिमाग किसी खास काम पर पूरी तरह फोकस नहीं होता, जब हम थोड़े रिलैक्स्ड होते हैं, मान लीजिए खिड़की से बाहर देख रहे हैं या टहल रहे हैं या नहा रहे हैं, तब हमारे ब्रेन का एक नेटवर्क है जिसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या डीएमएन कहते हैं, वो ज्यादा एक्टिव हो जाता है। डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, ये क्या चीज है? ये दिमाग के अलग अलग हिस्सों का एक ग्रुप है। ये तब एक्टिव होता है जब हम बाहरी दुनिया पर ध्यान न देकर अपने अंदर के विचारों, यादों में खोए होते हैं। ये नेटवर्क सेल्फ रिफ्लेक्शन, फ्यूचर प्लानिंग, दूसरों को समझने और यहाँ ये जरूरी है, अलग अलग बज़ाहिर बेमेल लगने वाले आइडियाज और जानकारी को जोड़ने में मदद करता है। अच्छा, यही वो दिमागी हालत है जहां अक्सर आहा मोमेंट्स आते हैं, जब अचानक कोई नया कनेक्शन बनता है, कोई इंसाइट मिलती है या प्रॉब्लम का कोई अनोखा सॉल्यूशन सूझ जाता है। जब हम किसी काम पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं तो हमारा ध्यान सिकुड़ जाता है और इस तरह की खुली एसोसिएटिव सोच की गुंजाइश कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम जानबूझकर अपने दिमाग को भटकने देते हैं या कहें कि आलस करते हैं, तो हम असल में क्रिएटिविटी को जगह दे रहे होते हैं। वो खाली टाइम असल में बहुत उपजाऊ हो सकता है दिमाग के लिए। बिल्कुल, समरी का यह तर्क है। वो कुछ ना करने का समय, जिसे हम बेकार समझते हैं, वो नए विचारों के पनपने के लिए खाद पानी का काम कर सकता है। ये उस व्यस्तता के पंथ को सीधी चुनौती है जो मानता है कि हर पल कुछ प्रोडक्टिव करते रहना जरूरी है। शायद वो अनुत्पादक दिखने वाला समय ही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव साबित हो, खासकर उन कामों में जहां नयापन चाहिए। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। और इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए किताब एक और जरूरी बात पर जोर देती है, काम को आसान बनाओ। मतलब फालतू की मेहनत और उलझनों से बचो, काम करने के आसान और ज्यादा असरदार तरीके ढूंढो। यहाँ मतलब शॉर्टकट या कामचोरी नहीं है, बल्कि स्मार्ट तरीके खोजना है। हाँ, यह है वर्क सिंप्लीफिकेशन, काम को सरल बनाना। इसका बेसिक आइडिया है, अपने काम करने के तरीकों, अपनी प्रोसेस को ध्यान से देखो, जांचो, क्या इसमें कोई गैर जरूरी स्टेप्स हैं, क्या कोई रुकावटें, बॉटलनेक्स हैं जो प्रोसेस को धीमा करती हैं या फालतू मेहनत करवाती हैं। क्या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इसे आसान बना सकते हैं? क्या इसे करने का कोई बिल्कुल अलग सीधा रास्ता है? तो ये एक तरह से अपने काम का ऑडिट करने जैसा हुआ, देखना कि कहाँ एनर्जी वेस्ट हो रही है। बिल्कुल, एनालाइज करना और फिर ऑप्टिमाइज करना। ये उस 80-20 रूल या परेटो प्रिंसिपल से भी मिलता है। अक्सर हमारे 80% नतीजे हमारे 20% एफर्ट से आते हैं। तो काम को आसान बनाने का एक मकसद ये भी है कि उन जरूरी 20% कामों को पहचानो और उन पर फोकस करो। बाकी 80% को या तो हटा दो या उन्हें करने का बहुत एफिशिएंट तरीका निकालो। ये आलस नहीं, ये इंटेलिजेंस है, अपनी एनर्जी और टाइम का बेस्ट यूज करना। इसमें प्लानिंग, प्रायोरिटी तय करना और शायद सबसे जरूरी उन कामों को ना कहना सीखना भी शामिल है जो असल में जरूरी नहीं है। हाँ, ये ना कहना बहुत जरूरी है। ये सीखना कि कौन से काम असल में वैल्यू ऐड करते हैं और कौन से सिर्फ हमें बिजी रखते हैं। ये ना कहना ही शायद सबसे मुश्किल होता है, खासकर जब हम सबको खुश रखना चाहते हैं या ज्यादा काम लेना अपनी काबिलियत समझते हैं। सही कहा, लेकिन प्रभावी होने के लिए ये जरूरी है अपनी एनर्जी वहीं लगाना जहाँ उसका सबसे ज्यादा फायदा हो। ये रिसोर्स मैनेजमेंट है। बिल्कुल, टाइम, एनर्जी, ध्यान, ये सब लिमिटेड हैं। सरलीकरण हमें इन्हें समझदारी से इस्तेमाल करने में मदद करता है, ताकि हम कम मेहनत में वही या उससे बेहतर नतीजे पा सकें। स्ट्रेस भी कम होता है इससे। तो हमने बात की स्मार्ट काम की, आराम के महत्व की, क्रिएटिविटी के लिए खाली समय की और काम को सरल बनाने की। आखिर में ये किताब इन सब बातों को जोड़कर एक सेंट्रल आइडिया पर आती है कि बैलेंस ही कामयाबी की कुंजी है। संतुलन, न बहुत ज्यादा काम अच्छा है, न बहुत ज्यादा आराम या खाली बैठना। असली जादू बीच में है। और ये समझना जरूरी है कि यहाँ किस तरह के बैलेंस की बात हो रही है। ये सिर्फ काम और आराम के घंटों का हिसाब नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक डायनामिक बैलेंस है, एफर्ट और इफेक्टिवनेस के बीच। ये जानना कि कब पूरी जान लगानी है, कब थोड़ा पीछे हटकर सोचना है और कब पूरी तरह डिस्कनेक्ट करके रिचार्ज होना है। ये हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क के बीच का बैलेंस है, एक्टिविटी और सोच विचार के बीच का बैलेंस है। तो ये किताब हमें एकदम आलसी बनने या काम छोड़ने को नहीं कह रही। नहीं, बिल्कुल नहीं,
बल्कि ये हमें अति से बचने को कह रही है, एक्सट्रीम से। एक तरफ है लगातार काम कर कर खुद को निचोड़ देना, बर्नआउट, जो हेल्थ के लिए बहुत बुरा है। दूसरी तरफ है जरूरत से ज्यादा निष्क्रियता, जिससे ठहराव और बेकार होने की फीलिंग आ सकती है। किताब का सुझाव है कि एक सस्टेनेबल, प्रोडक्टिव और साथ ही संतोषजनक जिंदगी के लिए इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच का रास्ता खोजना जरूरी है। एक ऐसा बैलेंस जहां एम्बिशियस भी हों और अपनी लिमिट्स का सम्मान भी करें, मेहनत भी करें और आराम की कीमत भी समझें, फोकस भी करें और दिमाग को भटकने की आजादी भी दें। स्ट्रेटेजिक टूल की तरह देखने का नजरिया देती है। अगर हम सोच समझकर काम करें, शरीर और दिमाग को रिचार्ज होने का पूरा टाइम दें, क्रिएटिविटी के लिए जानबूझकर थोड़ा खाली या बिना स्ट्रक्चर वाला समय निकालें और काम को आसान बनाएं, तो हम शायद ज्यादा प्रभावी, ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा संतुलित जीवन जी सकते हैं। ये वाकई उस बात को सच कर सकता है, कम मेहनत से ज्यादा परिणाम। बिल्कुल। और ये नजरिया आज की तेज रफ्तार, हमेशा कनेक्टेड दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। हम पर लगातार प्रेशर है, और करो और पाओ, हमेशा बिजी दिखो। ये किताब एक जरूरी रिमाइंडर है कि कभी-कभी धीमा होना, रुकना, सोचना, यहां तक कि कुछ ना करना भी आगे बढ़ने का ही एक तरीका हो सकता है, शायद ज्यादा टिकाऊ तरीका। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में प्रोडक्टिविटी को कैसे देखते हैं, कैसे मापते हैं। क्या ये सिर्फ घंटों की गिनती है, या निपटाए गए कामों की लिस्ट, या इसमें हमारे काम की क्वालिटी, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ और जिंदगी में हमारी ओवरऑल खुशी भी शामिल होनी चाहिए। बिल्कुल, ये वाकई सोचने वाली बात है। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर वो सोच सकते हैं। अगर हम ये स्ट्रेटेजिक आलस्य या सोच समझकर आराम की कला, जैसा इस किताब में बताया गया है, इसे सिर्फ अपने काम पर ही नहीं बल्कि जिंदगी के दूसरे हिस्सों पर भी लागू करें, तो जैसे कुछ नया सीखते समय, अपने रिश्तों में या अपने शौक पूरे करते हुए, क्या उन जगहों पर भी जहां लगातार एक्टिविटी को ही अच्छा माना जाता है, थोड़ा धीमा होना, थोड़ा कम करना असल में हमें ज्यादा गहराई, ज्यादा समझ या ज्यादा खुशी दे सकता है? क्या जिंदगी के हर पहलू में कम ज्यादा हो सकता है? ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने लिए खोजना होगा।